अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जहां पर हम सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे हटकर मैं चाहूँगा एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है उस पर हम बात करेंगे। वो कि पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सारी ख़बरें, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, अल जज़ीरा ने बिलखसूस एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत जो है वो एक अमन के मुआहदे की जानिब अब बढ़ रहे हैं और उसमें यूएई ने एक अहम किरदार अदा किया है और ये बैक चैनल राब्ते थे जो जारी थे। इसके साथ साथ जो 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग अभी हाल ही में हो रहा था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अब वक्त आ गया कि भारत को पहल करनी होगी। गो कि हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन भारत पहल करे और पहला कदम भारत बढ़ाए। पाकिस्तान यौम पाकिस्तान का दिन था कल, और इस मौके पर नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के नाम एक ख़त लिखा है जहां वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। उनका ये मानना है कि बतौर पड़ोसी ये ज़िम्मेदारी है कि हम बेहतर ताल्लुकात कायम करें जिसमें दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एक माहौल हो। इससे पहले एक आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट, अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बात, फिर ख़तरा अंदर से होना बाहर से ना होने की बात। LOC पर हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खामोशी है, जो कि बड़े अरसे बाद हमें ये सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ ये बल्कि 2.5 साल के बाद इंडस वाटर के हवाले से एक वफ़द जो है वो मुज़ाकरात करने भारत रवाना हुआ है। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें कि क्या अब पाकिस्तान और भारत वाकई अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, ये अमन कितना ज़रूरी है और ये अमन किस कीमत पर आ रहा है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, नैब में पेशी से कबल ही मरियम साहिबा की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। फिर जिस तरह से बहुत हमने देखा कि तेज़ी आई थी और बयानात बहुत सख्त होने लगे थे, उसके बाद अब दोनों तरफ से मामलात को ठंडा किया जा रहा है। बिलावल साहब ने भी अपने लीडरान, अपने अहदेदारान को ये हिदायत की है कि वो सख्त बयानात से गुरेज़ करें जिससे PDM को या अपोजिशन को नुकसान पहुँचे। मरियम साहिबा ने भी ये बयान दे दिया कि बिलावल साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है। मरियम साहिबा ने इस बात की तरदीद कर दी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। 26 मार्च अब चूँकि ज़मानत मंजूर हो गई है तो गिरफ़्तारी वाला मामला ऑलरेडी टल गया है, लेकिन अब देखना यह है कि कितना बड़ा शो पुटअप करते हैं ये 26 मार्च को। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब का मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता हुआ है। मौलाना साहब कुछ कन्विंस करने की उनको कोशिश कर रहे हैं और मौलाना साहब ये भी फरमा रहे हैं कि ईद के बाद अब ताज़ा दम हो के हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें, और PDM दोबारा से क्या मुत्तहिद हो पाएगी या अब ये मामला मुश्किल है, और क्या माइनस पीपल्स पार्टी ये कोई बड़ा शो पुटअप कर पाएंगे, मैं चाहूँगा इन मामलात पर भी हम प्रोग्राम में बात करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के मामले पर। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नासिर बेग चुगताई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और आरिफ चौधरी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और माहिर कानून हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। कैसे देखते हैं सर, ये गो के हुकूमत तरदीद कर रही है, गो के अच्छी बात है कि अगर अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, मामलात में बेहतरी आ रही है, क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है या शायद बहुत वाज़े नहीं किया जा रहा? और ये ख़त जो पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान के मौके पर नरेंद्र मोदी जैसा शख्स लिख रहा है, ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? असमन डिप्लोमेसी एक बड़ी मौमा चीज़ होती है और उसमें लफ्ज़ भी और जुमले भी बहुत काउंट करते हैं। अगर आप ख़त उठा के देखें मोदी साहब का, तो उसमें वही शर्ंगेज़ी मौजूद है जो उनके तरीक़ेकार का एक हिस्सा है। उस ख़त में लिखा गया है कि हम पाकिस्तान के अवाम से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र नहीं है। कल ही जो और खतूत आए हैं, हसीना वाजिद साहिबा का ख़त है और दूसरे लोगों का है, उसमें उन्होंने लिखा है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से अच्छी दोस्ती, अच्छी तरक्की वगैरह वगैरह नेक तमन्नाएँ। फिर उस ख़त में एक जुमला है कि ये ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं हो सकते जब तक दुश्मनी का, मुखासमत का माहौल ख़त्म ना हो, इत्मीनान कायम ना हो और दहशत गर्दी का ख़ात्मा ना हो। अब मुझे बताइए इसमें फ़र्क क्या रह गया पिछले ख़त में और इस ख़त में, सिवाय इसके कि वो पहले ट्वीट करते थे, अब उन्होंने ख़त लिख दिया, खूबसूरत सा लेटर हेड है, उसके ऊपर दस्तखत भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि बोल चाल शुरू हो गई है। एक वक्त था कि टेलीफोन भी नहीं उठाया करते थे, अब वो ख़त भेज रहे हैं, जब कोरोना होता है तो पूछते हैं वो। फिर इसके बाद नई नई थ्योरीज़ आई हैं कि सऊदी अरब और UAE बीच में पड़े हैं और
यूएई के मिनिस्टर साहब गए थे हिंदुस्तान ख़ास इस बात के लिए कि वो उस पर बात करें। मुमकिन है वैसा हुआ। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है बेसिकली, जो अल जज़ीरा ने लिफ्ट की है। और ब्लूमबर्ग को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डेली मेल की तरह मैं समझता हूँ। बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है, एक बहुत छोटा सा स्टेप है, बहुत छोटा सा। अच्छा, अब बात ये है कि पाकिस्तान का अब तक कोई रद्दमल एज सच ऑफिशियली नहीं आया है। असद उमर ने कहा है कि मैं बहुत खुशी हुई, हम तो चाहते ही ये थे। भाई आप क्या चाहते थे? आपके प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है जनरल असम्बली में, वो उसके बाद के बयानात, उसके बाद की तकरीर वो भूल रहे हैं। आप क्या चाहते थे? फिर उसके बाद फवाद चौधरी का एक बहुत सुलझावा बयान है, हैरत अंगेज़ बात है, ट्वीट है कि भारत हमसे चालाकियाँ ना करे, और अगर ये चालाकियाँ करना चाहता है तो याद रखे कि हम कश्मीर पर उसका हक़ कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और कश्मीर का मसला हल हुए बगैर कोई बात नहीं हो सकती। ये एक क्लियर कट मैसेज इधर से गया है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंडस वाटर ट्रीटी का इजलास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है कि LOC पर जंगबंदी हो गई है जो कभी भी टूट सकती है, कोई मसला नहीं है। असल में मोदी नाकाबिले एतबार शख्स है। मोदी ऐसा शख्स है जो जब चाहेगा आपको डसेगा साफ। अच्छा, 5 अगस्त के फैसलों की वापसी से पहले आप किस तरह कह सकते हैं कि हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी इसकी कोई बात नहीं। राइटली सेड। मुबशर बुखारी साहब, ये सिर्फ इतना ही कह लीजिए कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, या इससे ज़्यादा भी कुछ है? जिस तरह अभी बेग साहब ने कहा कि ये सिर्फ बातचीत अभी शुरू हुई है, या देयर इज़ मोर टू इट, जिस तरह से कहा कि एग्जैजरेटेड भी होती हैं बाज़ स्टोरीज, लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं दोनों जानिब। ये महज इत्तफाक नहीं है कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी डायलॉग में ये बात करें और उसके फ़ौरन बाद ही ये ख़त भी आ जाए, कुछ तो है इसके पीछे। जी देखिए, 3-4 स्टेटमेंट बहुत अहम थे। जनरल साहब का स्टेटमेंट अहम था, घर को इन ऑर्डर करने की बात अहम थी, इमरान खान साहब की बात, और वही जो पुरानी हमारा स्टाइल चल रहा था कि भाई इनिशिएटिव जो है वो इंडिया को लेना चाहिए। तो कम से कम मैं ये कहूँगा डिप्लोमेसी के कुछ आदाब होते हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि पिछले काफ़ी अरसे से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे ही नहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ट्विटर पे जंग चल रही थी और अखबारी बयानात की हद तक जंग थी और एग्रेशन था। इंडिया ने उसी दौरान जो काम किया कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने का, और हमारी मुसलसल डिमांड के बावजूद उस पर तो वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर अगेन ये कहूँगा कि आपने डिप्लोमेसी जारी रखनी है तो उसके लिए आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी आपने अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करना शुरू करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये आइस ब्रेकर के तौर पे आप इस खात को ले सकते हैं, और गुफ्तगू का ना करना जो है ना वो कोई भी सल्यूशन नहीं है। अगर आपने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पे भी अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए डायलॉग ज़रूरी हैं, और वही आखिरी हाल हैं, क्योंकि यकीनन नासिर भाई भी तायद करेंगे कि ये जो हम थ्रेटनिंग डिप्लोमेसी का, बल्कि डिप्लोमेसी तो नहीं कहनी चाहिए, ये सीधा सीधा थ्रेट्स कहेंगे, वो लगाएं या हम लगाएं, ये भी हल नहीं है, जंग भी हल नहीं है। इलाज जो मुज़मिर है इस सारे मसले का वो सिर्फ डायलॉग में है, और मेरा ख्याल है ये आइस ब्रेकर अगर काम कर गया तो फ्यूचर में हम डायलॉग्स की तरफ भी जाएंगे, और हमें होप करना चाहिए कि कश्मीर के मामले में भी शायद कोई बेहतरी हो जाए। कश्मीर के मामले में भी शायद कोई बेहतरी हो जाए, जो कि बज़ाहिर बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। अब जब मैंने आगाज़ में बात की कि सवाल ये है कि अगर कोई माहिदा या अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अमन के तो सब ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो किस कीमत पर वो अमन हम आज ला रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं ब्रेक के बाद आरिफ चौधरी साहब की राय इस पर लूँगा, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब, फरमाइएगा किस तरह देख रहे हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, और ये क्या कोई कीमत है इसकी जो हम अदा कर रहे हैं, या ये बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये अमन है जो हमें मिल रहा है? बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा का मुझे बयान हनीफ रामे साहब का भूलता नहीं है, पहले भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को आज़ाद उस सूरत में करवा सकते हैं कि जब हम दिल्ली के लाल किला पर अपना झंडा सब्ज़ लाली परचम लहरा सके। बाज़ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो वो लोग जो बज़ाहिर एक बहुत बड़ा जंग वाला और गुस्से वाला नैरेटिव लेके आते हैं एंटी इंडिया, उन्हें भी वक्त के साथ फिर जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो उससे काफ़ी पीछे हटना पड़ता है। और उसके लिए सबसे बड़ा जो इस मामले में आप देख सकते हैं तारीख़ी तौर पर, तो वो ज़िया-उल हक़ से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक, ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने इतना बड़ा वाक़या कर दिया जी, और उसके बाद यानी जब वो जंग जो थी यानी आई बाल टू आई बाल भी फ़ौजें रहीं, इसके बावजूद वो भी उन्होंने पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू किया और लोगों ने आना जाना शुरू किया। और उसका असर मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमेशा अच्छा होता है। बुनियादी बात यह है कि आप दोनों लड़ाई हल दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी मसले का है नहीं जी। और आपने भी ये हमेशा कहा है पाकिस्तान ने कि जी हम लड़ाई नहीं चाहते, हम आपसे अमन के साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कश्मीर के मसले पर भी अब 70 सालों से सवाए असम्बली के हाथ में जाकर तकरीर के और हमारा कोई इतना बड़ा किरदार रहा नहीं है, मैं समझता हूँ कि जिसको हम बड़ा काबिल ज़िक्र कह सकें। तो इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो मैं इसे बड़ा खुशगवार समझता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो साथ साथ अगर चलती रहे तो इससे लोगों का आपस में एतमाद, जो लोगों की वो बात कर रहे हैं ना, मोदी साहब को आप छोड़ दें। अदरवाइज़ मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था 2003 में पीपल टू पीपल कांटेक्ट, तो उस वक्त उसका असर ये था कि वो लोग जो पाकिस्तान से जाते हुए खौफजदा थे, जब मैं पहला डेलीगेशन लेके गया पाकिस्तान के लॉयर्स का, तो वहाँ उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ, लीगल्स और बड़ा उन्होंने कहा कि जी वो आ गए। उस वक्त हमारे बार काउंसिल के लोग और बाकी साहबान जो मेरे साथ गए थे खौफजदा थे, जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो फिर लोगों से जो वकला से हमारा रब्ता हुआ, फिर इस तरह जब वो हमारे पास आए और उसके बाद उनका आना, और ख़ास तौर पे पंजाब से जो लोग आते हैं, वो एक खुशगवार किस्म की हमें हमारे मैसेज दे के जाते हैं और हमारे लिए एक अच्छा मैसेज दे यहाँ छोड़ के जाते हैं, जिससे कम अज़ कम वो एक बात मुझे अभी भी याद है कि वहाँ जो मेरे काउंटर पार्ट थे बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा वहाँ तो चेयरमैन होता है, हमारे यहाँ अभी वाइस चेयरमैन ही उसे कहते हैं। उसने कहा जी पहले तो हम ये सोचते थे कि जनाब जंग होगी तो हम वहाँ बम गिर रहे हैं तो हमें खुशी होती थी कि जी लोग मर रहे हैं। अब अगर जंग की कोई बात करेगा या बम गिराने की बात करेगा तो हमें तकलीफ ये होगी कि उसमें हमारा आरिफ चौधरी, हमारा असलम गुम्मन, हमारा फलां, राइटली सेड जी। हाँ जी, तो इस तरह मैं समझता हूँ ये खुशगवार बात है, कोई बुरी बात नहीं है। राइटली सेड, ये खुशगवार बात है। बस बुनियादी तौर पर जो चीज़ है वो कश्मीर के जो अवाम हैं, जो जिन पर बहुत जुल्मों सितम ढाए जा रहे थे, अगर इस माहदे या कोई भी अमन की डील में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो ये बुनियादी तौर पर हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। बाकी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, यकीनन मामलात पता चलते रहेंगे, हम उस पर बात करेंगे। मैं ज़रा सियासी सूरत हाल पर आना चाहूँगा। बेग साहब, एक तो नायब की पेशी से कबल मरियम साहिबा की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है, 26 तारीख की तैयारी है, बड़ी तादाद में कारकुनों को बुलाया जा रहा है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं अपने ही अखाड़े में ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, ये कोई एक अलामती तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके पैगाम दिया जाएगा, अदर वे राउंड, क्या ये मामला किस तरफ जा रहा है? सबसे बड़ी खबर तो इससे पहले की ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब गिलानी साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जी जी, जो काउंटिंग के ख़िलाफ़ थी, 7 वोट मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ थी, और उनके काबिल समाअत नहीं है। हम पार्लियामेंट के मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकते, और ये भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि प्रोसीजर का मामला नहीं है, ये काउंटिंग का मामला है, इंतखाबात का मामला है। तो एक तो मामला ये एक तरफ हो गया। दूसरा मामला नैब में पेशी का है मरियम की। एक मेरा ख्याल ये है कि अगर आप जुलूस लेके जा रहे हैं
तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको क्या 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 मिलेगा आपको। अगर आप वहाँ जलसा करेंगे क्या फ़ायदा होगा, अगर वहाँ आप लाखों लोग ले गए तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। एक नया मुकदमा बन जाएगा, 2 नए मुकदमे बन जाएंगे, 3 मुकदमे नए बन जाएंगे, फसाद हो जाएगा, फायरिंग हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, फिर लोगों के सर फट जाएंगे। ये समझिए मेरी बात ही ना पीपल्स पार्टी वालों की आती है ना इनकी आती है। आप जाएं 8-10 लोगों को लेके जाएं और उसके वापसी पर आप बहुत बड़ा जलसा कर लें। लाहौर में कहीं पर भी बहुत बड़े बड़े मुकामात हैं। तो ये मेरा अपना ख्याल है। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक मसला होता है कि वो पावर शो करते हैं। मौलाना ने कहा है कि लाखों लोग, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम लाखों लोग लेकर जाएंगे। अब इनको लाखों लोग दिखाना पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। मैं नहीं समझता कि लाखों लोग आ पाएंगे। मुमकिन है मुझसे दोस्त भी इख्तलाफ करें। जो लाहौर का जलसा था PDM का, वो नाकाम हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाया। पेशावर नाकाम हुआ, पेशावर में इतना बड़ा पावर शो नहीं हो पाया जितना मौलाना कह रहे थे। तो ये तो छोड़ दें इस बात को। मेरा कहना ये है कि अदालत जैसी भी है, कैंगरू कोर्ट्स हैं, नाम निहाद अदालतें हैं, जाली अदालतें हैं, असली अदालतें हैं, हकीकी अदालतें हैं, उनमें जाएं, आप अपना केस पुटअप करें, अपनी ताकत आर्गूमेंट से शो करें, अपना गुस्सा उतारें, जो कुछ भी करना है आपको, लड़ें, लड़ते रहें, हर जगह लड़ें, मैदान में लड़ें, अदालतों में लड़ें। और ये लड़ाई हमने बहुत लंबी देखी भी है। हमने इतनी लंबी लड़ाई देखी है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते पॉलिटिकल पार्टीज़ की। बहुत बुरी हालत भी देखी है हमने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनको ऐसा नहीं करना है। ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिक्स के लिए करें, लेकिन पहले PDM को संभाल लें। PDM के साथ क्या होने जा रहा है, आपने क्या कर दिया PDM को, क्या PDM ने कितने अच्छे पॉइंट स्कोर किए थे और उसके बाद वो सारे स्कोरिंग पॉइंट्स आप ज़ाय कर रहे हैं। और उस ज़ाय करने में मेरा ख्याल है मौलाना की अना बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़िद बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से बहुत से मसाइल हुए हैं। इसको मेरा अपनी ज़ाती राय में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही बचा सकते हैं, वरना PDM खाई पे खड़ी हुई है। राइटली सर जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मुबशिर भाई, आप मौजूद हैं वहाँ पर लाहौर में। इस वक्त क्या खबरें हैं, कितने लोग चार्ज हैं, कितने साथ आना चाहते हैं, और फिर क्या इरादे क्या हैं, कि क्या पैगाम नैब को डराना धमकाना मकसद है, वहाँ पर एक दंगा फसाद क्रिएट करना मकसद है, पर्पस क्या है, क्या मामलात क्या चल रहे हैं? जी देखिए, आज के दिन से पहले जो पर्पस नज़र आ रहा था वो यही था कि आप अपनी स्ट्रीट पावर शो करेंगे, और जब आप इस तरह के प्रोसेशंस लेके जाते हैं तो यकीनी तौर पे आपके जहन के किसी कॉर्नर में होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसी सूरत हाल में आपके साथ जो गया हुआ मॉब है वो कोई एक्शन में आएगा, और या फिर उस मॉब को देख के डर जाया जाएगा और आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के बाद की सूरत हाल तो मुख्तलिफ हो गई ना। जब आपको एक लंबी प्री अरेस्ट बेल मिल गई और उसके बाद जवाब भी तलब कर लिया नैब से, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल नासिर भाई ने ठीक कहा कि जाइए वहाँ पे, चंद अफराद लेके जाएं, और जो वहाँ पे कार्रवाई, गिरफ्तार तो आपने होना नहीं, और अगर आपने वहाँ पे जो भी बयान दिया उसको आगे मीडिया को ब्रीफ कर दें। एक बड़ी आइडियल सिचुएशन ये बनती है। लेकिन जो PMLN का पल्स है वो ये बता रही है कि ये मॉब के साथ ही या प्रोसेशन के साथ ही जाएंगे और अपने मसल्स उधर शो करेंगे। हालांकि यही मसल्स जो हैं आपको सड़कों पे जब आप PDM की मूव चला रहे हैं उस वक्त शो करने चाहिए थे। और लाहौर की जलसे की बात भी हो गई, वहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए था और उसको बेहतर किया जा सकता था। मैं तो उसे खैर फेल बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन उसको बहुत अच्छा किया जा सकता था अगर थोड़ी सी मेहनत की जाती। तो वैसे अगर आप मुस्लिम लीग का माइंडसेट देखें
तो ये माजी से रवायत इनकी आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो अब नैब का मामला भी है, तो ये हमेशा बड़े जुलूस और बड़े लाव लश्कर के साथ जाते हैं और शायद उसका मकसद यही होता है कि उन्हें मुतासिर किया जाए या उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। लेकिन अब आज की सूरत हाल के बाद मैं फिर रिपीट करूँगा, चूँकि इन्हें रिलीफ मिल गया है लाहौर हाई कोर्ट से। मुबशर भाई ये बताइएगा, आपने कहा कि एक रिवायत रही है लश्कर के साथ जाते हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से उतरे थे तो तब भी एक लश्कर के साथ उन्होंने लाहौर जाने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुए थे। एक लश्कर इन्होंने मीनार पाकिस्तान लाने की कोशिश की, नाकाम हुए सारी जमातें मिल। तो वो जो लश्कर साथ चलता था, अब उसके अंदर भी कोई सोच पैदा हो रही है कि इनके ज़ाती मफादात के पीछे हम क्यों धक्के खाएँ, या वो अभी तक किसी तरह उनका कारकुन चार्ज है? जी देखिए, कारकुन चार्ज है, कारकुन जो है वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में वो चार्ज हैं। अलबत्ता जो इनके लीडर्स हैं वो, उनकी स्प्लिट ओपिनियन है इस हवाले से, और रेजिग्नेशन के मामले पे ये बयान नहीं करते। मुझे बड़ा अफसोस है PMLN के उन लीडर्स पे जो अपने आप को बड़े रास्तगो कहते हैं, लेकिन वो अभी तक मीडिया को, ये कौम को ये नहीं बता रहे कि PMLN के अंदर ये बहुत बड़ी सोच है कि रेजिग्नेशन नहीं देने चाहिए, और वो जो बंदूक पीपल्स पार्टी के शोल्डर पर रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीपल्स पार्टी को PDM की मूवमेंट में डिसक्रेडिट किया जाए, वो सारा इस खामोशी के बायस है। और आपको अरसलान भाई सुप्रीम कोर्ट पे लाओ लश्कर भी याद होगा, और उसके अलावा अभी जब भी नैब पेशी होती है, शहबाज शरीफ या हमजा पेश होते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे यही सीन होता है और एक बाकायदा एक माहौल होता है। राइटली सेड मुबशर भाई, बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं ज़रा चौधरी साहब की जाने बढ़ूँगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया है तो बेहतर बता सकते हैं चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, आज भी बहुत सारे लोग नून लीग के शर्मिंदा होते हैं उस बात पे। अब दिलचस्प बात यह है कि अब ये नैब लाओ लश्कर लेके जा रहे हैं, और ये एहतसाब, अब नैब उसकी रिफॉर्म्ड एक शक्ल है, लेकिन ये मामला शुरू करने वाले ही नवाज शरीफ साहब थे, जो एहतसाब का मामला, आज उन्हीं की बेटी पेश हो रही हैं और वो लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं। अब अगर वहाँ पर भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, लोग काबू से बाहर हो जाते हैं और फिर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो फिर कहाँ तक जाएगी बात? अरसान, पहली बात तो यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है लाओ लश्कर के साथ जाने की। अदालत से रब्ता किया था नैब ने इस मामले में कि इनकी बेल कैंसिल की जाए, चूँकि ये तावन नहीं कर रहे, और इससे बड़ा क्या सबूत होगा? दलील अपने मुंह खुद बोल रही है कि वो बजाय इसके कि वो जिस काम के लिए उन्हें समन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उसका जवाब देने की बजाय उन्होंने वही तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है जो उनके वालिद साहब ने किया था। और अब वो बिल्कुल इस मामले में, चूँकि उन्हें ये पता है कि जवाब उनके पास नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब के पास था, ना इनके पास जवाब है, और वो सीधे सीधे सवालात हैं, उसकी कोई उसमें ऐसा यानी एरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब आप खुद कानून को हाथ में लेते हैं, कानून का एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम इदारों के साथ तसादम नहीं चाहते, दूसरी बात यह है कि जब नैब आपको तलब कर रही है तो नैब की आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं और नैब के पास तनहा जाएं या अपने लॉयर के साथ मैक्सिमम जाएं, 2-4 लोग हों। ये जो तरीक़ेकार है, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जब तक आप उनके पास गिरफ्तार नहीं होते उस वक्त तक आप उनके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में अदालत से दोबारा यानी जब केस लगेगा तो नैब का अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा और इसको पजीराई मिलेगी कि ये तावन नहीं कर रहा, और इस सूरत में मुमकिन ही नहीं है कि इनसे किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और करप्शन के केसेस को इस अंदाज में दबाना, तो दूसरे लोगों को भी ये समझना चाहिए, आम आदमियों को, लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब, इधर तो एक मौक़िफ़ अब बिल्कुल वाज़ेह है ना कि नैब एक ऐसा इदारा है, जब जिस बयानात आप देख लें, मरियम साहिबा ने आज कहा नैब को नैब के अलावा सब चला रहे हैं, फिर ये कहना कि ये हुकूमत की हिमा पर इनको इस तरह किया जा रहा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, तो अपने वोटर को तो ये बयानियाँ दे ही नहीं रहे ना कि करप्शन है, तो कह रहे हैं हमें तो वो यही बयानियाँ दे रहे हैं, और उन्होंने अपने वोटर को तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी यही बयानियाँ दिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी यही बयानियाँ दिया। अब चीज़ें बदल रही हैं, जहां कहीं से भी उन्हें फ़ायदा होता है, नज़र आता है कि जनाब उनकी बात मानी गई है, तो उसको वो समझते हैं कि जनाब इंसाफ हुआ है। लेकिन इस बात को आप कहां तक छुपाएंगे कि देखिए, अगर आप अदालत वही बात
पहले भी मैंने अर्ज़ किया, आज भी फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है और ये कहती है कि देखिए आज मुझसे ये सवालात किए गए, मेरे ये जवाबात थे, उसके बाद आप लाखों के मजमे से, आपको तो प्रेस मीडिया अवेलेबल है, आप उस पर आके मुसलसल बात कर सकती हैं। या लोगों को, और कितना जुल्म है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ऐसे हालात में जबकि कोरोना दिन ब दिन ये तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक लहर है और इसकी परवाह किए बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और मैडम भी, वो उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान डूबता है, डूबे, लोग मरते हैं, मरे, लेकिन सिर्फ अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए और प्रेशराइज करने, इसका दबाव के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी नैब जो है उनसे हमने बात नहीं करनी। और बिल्कुल सही पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।